आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस वीडियो में करने वाले हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश की जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का प्रश्न पत्र हल और प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करें उससे पूर्व एक विनम्र निवेदन आपसे, या वीडियो को देखने के बाद अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं अथवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न पत्र को और देखते हैं पहला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। तो नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना की गई थी उसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों ने जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाई, परंतु रामचंद्र वर्मा जी जो हैं यह उस संस्थापकों में नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो खड़ी बोली का जो पहला प्रयोग है वह जॉन गिल क्राइस्ट द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का समूह है। इसमें जो है आपका ट वर्ग जो होता है और ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ़ और ल स ये सब जो हैं मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। तो ऑप्शन इसमें जो है आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। तो 84 सिद्धों में इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा सारंगधर, ऑप्शन सी। जी हाँ, सारंगधर जो है 84 सिद्धों में उनकी गणना नहीं होती है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 700 से 1400 ईस्वी के बीच के काल को जो है चारण काल की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होता है। अधिकतर विद्वान जो है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच ही चारण काल मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है 700 से 1400 ईस्वी कहा है। तो यह जो है ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है। तो कवित रत्नाकर जो है यह ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसके लेखक सेनापति हैं और इसकी रचना जो है ब्रज भाषा में संवत 1706 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। तो हिंदी का भक्ति काल जो है बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने कहा था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है। तो रीतिबद्ध परंपरा के कवि जो हैं वो हैं आपके मतीराम, ऑप्शन सी। रीत काव्य जो है आपका 3 भागों में विभक्त है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीत मुक्त।
अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य जो है वह प्रिय प्रवास है। और प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कामायनी एक पुनर्विचार जो है यह आलोच्य ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति इसमें से जो है आपकी बौद्धिकता का प्राधान्य, यह भी सही है, और यथार्थवाद का अत्याग्रह, इसके बाद जो है कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, इसके अलावा जो है मानवतावाद की नई परिभाषा, कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुखता आदि इसकी प्रवृत्तियां हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी जो है यह कुबेर नाथ राय जी का लिखा हुआ निबंध संग्रह है। और प्रिया नीलकंठी का जो प्रकाशन काल है वह आपका है 1968 ईस्वी तथा निषाद बांसुरी आपका जो है 1974 ईस्वी की रचना है निषाद बांसुरी, और प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि कुम्हार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति हैं? तो यह जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक की पंक्तियां हैं। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं और इनकी प्रसिद्ध कहानी जो है राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी की है। कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी की है। खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी की है तथा आज़ादी मुबारक 2002 की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी जो है 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदुमती को स्वीकार किया है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो काल क्रम के अनुसार जो है सही विकल्प हो जाएगा प्रेम आश्रम जो है इसका प्रकाशन काल 1922 ईस्वी में हुआ था, और गबन जो है इसका 1931 ईस्वी में हुआ था। कर्मभूमि 1932 ईस्वी में हुआ था और गोदान जो है 1936 ईस्वी का प्रकाशन काल है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह जीवनी शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित आवारा मसीहा है और
कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद की जीवनी है, जिसके रचनाकार अमृत राय हैं। और सुमित्रानंदन पंत की जीवनी जो है, सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य है, जिसके लेखक शांति ज्योतिषी हैं। और निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। तो मुर्दहिया के लेखक जो हैं वो तुलसीराम हैं, जिसका प्रथम भाग 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन हैं। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन सी। कवि वचन सुधा पत्रिका में 1876 ईस्वी में जो है यह एक कहानी के रूप में कुछ आप बीती कुछ जग बीती प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है। तो इसमें आपको रेखा चित्र का चयन करना है और पद के साथ ही जो है यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें जो है तत्कालीन 11 साहित्यकारों की चर्चा की गई है। और श्रृंखला की कहानियाँ जो है यह महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है, जबकि यामा और दीपशिखा यह कृतियाँ उनकी काव्य कृति हैं। और यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में एक पुरस्कार दिया गया था। क्या आप बता सकते हैं वो पुरस्कार कौन सा था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम आपको बताते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और यह स्मरणीय तथ्य है। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। तो जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक नंद कुमार कोहली हैं। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। और नई धारा पत्रिका में हम इनसे मिलिए शीर्षक के स्तंभ में यह इंटरव्यू छपा था। अगला प्रश्न, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक हैं। तो एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी हैं। ऑप्शन बी का जो है सही जवाब है। और यह रचना 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि जैसी नामक समीक्षाकृत के लेखक हैं। तो जैसी नामक समीक्षाकृत के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए तथा विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा नरेंद्र कोहली ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। तो यह जो है आपको चयन करना है किस पुस्तक से है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका में जो है उन्होंने इसे लिखा था। अगला प्रश्न, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति से संग्रहित हैं? तो ये पंक्तियां जो हैं
भारत भारती से अवतरित हैं, ऑप्शन बी। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्ति जो है आपकी किस काव्य कृति से अवतरित है? तो यह पंक्तियां जो हैं आपकी मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति की हैं। ऑप्शन 20 का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट जो हैं वह ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। ध्वनि संप्रदाय सिद्धांत का जो है प्रतिपादक आचार्य आनंदवर्धन हैं और आनंदवर्धन के इस सिद्धांत को जो है अपने विवेचन द्वारा पुनः स्थापित करने का कार्य आचार्य मम्मट ने किया और ये कश्मीर के महाराज अवंती शर्मा के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की महत्ता किस आचार्य की है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आपकी है शंकु की। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भट्ट नायक का भुक्तिवाद जो है यह सांख्य दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के विवेचन में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो रस निष्पत्ति के विवेचन में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना करने वाले आचार्य भट्ट नायक हैं। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि के अनुसार जो है गुणों की संख्या होती है आपकी 10। जी हाँ, उन्होंने 10 गुणधर्म स्वीकार किए हैं। उनके अनुसार गुणधर्म हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सकुमार, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? तो यह पंक्ति जो है देव की है। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्रयति, समुझी मन ही मन रहिए। उपर्युक्त पंक्तियों में जो है पूछा जा रहा है कौन सा रस है? तो इसमें जो है आपका रस जो है वह अद्भुत रस होगा। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 12 और 7 की यत से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बरवय। ऑप्शन डी। यह कई बार पूछा गया विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न है और अभी यह प्रश्न जो है टीएसटी की परीक्षा जो हाल में ही हुई है उसमें भी पूछा गया है प्रश्न है और यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में जो है वह 12-12 मात्राएं होती हैं तथा सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में जो है 7-7 मात्राएं होती हैं और टोटल 19 मात्राएं इसके प्रत्येक चरण में होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो इसमें आपका वर्णिक छंद हो जाएगा उपेंद्र ब्रजा। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसमें जो है पश्चिमी हिंदी की बोली आपकी हो जाएगी डोंगरी, यह नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है व्यंजनों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2, ऑप्शन डी। हाँ, उन्होंने जो है बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद माने हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। की तरफ और अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। तो उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि आपकी जो है वह दंतोष्ठ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी में ओष्ठ ध्वनि व्यंजन इसमें से कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ को विसर्जन या कंठ, ऑप्शन डी, ह। अगला प्रश्न है कि हिंदी की अग्रवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि कौन सी है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो स्पर्श संघर्षी ध्वनियां जो हैं आपकी कहलाती हैं च वर्ग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजनों में महाप्राण कौन सा है। तो इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है महाप्राण व्यंजन। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठ। अगला प्रश्न, जिस शास्त्र के शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको आप कहते हैं व्याकरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्रमवाचक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका सागर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो प्राग ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण का होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 66, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सी नहीं है आपको चयन करना है। तो नदी जो है स्त्रीलिंग है, टोपी स्त्रीलिंग है, उदासी, पहिया आपका जो है यह पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द आपको चयन करना है। तो जवाब हो जाएगा नकेल जो है इस स्त्रीलिंग है, बाकी पानी, हाथी और मोती तीनों ही क्या हैं, पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न, कर्म कारक की विभक्ति है। तो कर्ता ने कर्म को चिन्ह जो है आपका, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जवाब हो जाएगा विस्मय बोधक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय किस प्रकार का नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी भूतकालिक कृदंत। अगला प्रश्न है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था का बोध हो? तो यह जो है कहलाता है काल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्न शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है आपका हो जाएगा प्रति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अनंग शब्द का उपसर्ग है। तो अनंग शब्द का जो उपसर्ग है वह हो जाएगा आपका अन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्थिर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा या पर्याय क्या है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अडिग। अगला प्रश्न, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बंगाल का काल रिपोर्ताज के लेखक हैं। तो बंगाल का काल रिपोर्ताज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। तो इसमें से सारे ही उत्तर गलत हैं। अगला प्रश्न, हिमवान का पर्याय है। तो हिमवान का पर्यायवाची हो जाएगा हिमाद्री, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अनेकार्थक शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या होगा? तो नाग का अर्थ होता है हाथी, ऑप्शन ए। नाग जो है हाथी, सांप, पर्वत, बादल, दुष्ट आदि के पर्याय के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गुलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द इसमें फारसी भाषा का नहीं है? तो जवाब हो जाएगा तारीख, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा केरल और हिंदी भाषी प्रांत है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो जवाब हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन ए। जी हाँ, 1995 ईस्वी में कलकत्ता से जो है वागार्थ का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें से अशुद्ध युग्म का चयन करना है आपको। तो नया प्रतीक का संपादक जो है वह अज्ञेय ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन 1829 ईस्वी में जो है आर एम मार्टिन और राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह इसमें से कौन सा है? तो दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, यह कथन इसमें गलत है, क्योंकि दिनमान के जो संपादन कार्य प्रथम वह किसने किया था? अज्ञेय ने। अगला प्रश्न, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। और अगला प्रश्न, प्रेमचंद के बाद इस पत्रिका का जो प्रकाशन था वो राजेंद्र यादव ने संभाला और 2013 ईस्वी में राजेंद्र यादव की मृत्यु के पश्चात इसको जो है संजय सहाय ने संपादन कार्य संभाला है। अगला प्रश्न, तो आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि हंस पत्रिका का वर्तमान संपादक कौन है? तो वर्तमान में इसके संजय सहाय हैं और संस्थापक प्रेमचंद थे और बीच में जो है राजेंद्र यादव जी इसको संपादित करते थे। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यह जो है
इलाहाबाद से होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन जो है यह अहमदाबाद से होता था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो इसमें जवाब हो जाएगा भीष्म साहनी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में कहाँ से होता था? तो मालवीय जी के संपादन में जो है यह प्रतापगढ़ से होता था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसका ब्राह्मण, ऑप्शन डी। जी हाँ, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रारंभ किया था, जबकि कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में और बाला बोधनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया। अगला प्रश्न, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन जो है होता है लखनऊ से, ऑप्शन 20 का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक जो थे वो बालकृष्ण भट्ट थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो तुलसीदास के संबंध में यह कथन कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है? तो द्वैतवाद जो है यह मध्वाचार्य का है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 10 रूपकम के लेखक हैं। तो 10 रूपकम के लेखक धनंजय हैं। अगला प्रश्न, 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? तो 10 रूपकम के लेखक धनंजय हैं। मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं विशाख दत्त हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नव शाहशांक चरित चंपू कृत के रचनाकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा श्रीहर्ष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? तो चंद्रालोक जो है यह जयदेव की रचना है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? तो प्रतिमा नाटकम जो है भास की रचना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भास की रचना इसमें से कौन सी है? तो भास की रचना जो है वह हो जाएगी आपकी प्रतिमा नाटकम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाटक भास का इसमें से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी, या विशाख दत्त की रचना है। अगला प्रश्न, रघुवंशम के रचयिता हैं। तो रघुवंशम जो है यह कालिदास की रचना है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? तो इसमें जो है रघुवंशम जो है यह नाटक नहीं है, महाकाव्य है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है? तो कुमार संभव की रचनाकार कालिदास हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो मृच्छकटिकम जो है यह शूद्रक की रचना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सी रचना कालिदास की इसमें से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा बुद्धचरितम। बुद्धचरितम रचना जो है यह कालिदास की नहीं है, यह जो है अश्वघोष की रचना है। किसकी है? अश्वघोष की रचना।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। तो नैषधि चरितम जो है यह कालिदास की रचना नहीं है, बल्कि यह श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न, कौन सी कृति भवभूति की नहीं है इसमें? तो भवभूति की कृति जो है कपूर मंजरी नहीं है, क्योंकि यह राजशेखर की है। अगला प्रश्न, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारात प्रक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा देने वाले आचार्य दंडी हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुना वन अलंकृति पुनः क्वाप, किसका काव्य लक्षण है? यह काव्य लक्षण जो है आचार्य मम्मट का है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रसय वैश्य को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? तो इसके आचार्य हैं विश्वनाथ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? तो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य जो हैं विश्वनाथ हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि राजशेखर के नाटक का इसमें से नाम है। तो राजशेखर का नाटक जो है बाल रामायण हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक ने जो है वक्रोक्त के जो है 6 भेद माने हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है काव्यालंकार सूत्र है। अगला प्रश्न, इत्यलम में कौन सी संधि है? तो इत्यलम में जो है इति धन अलम इत्यलम यण संधि होगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणि में समास है। तो चक्रपाणि में जो है समास हो जाएगा बहुव्रीहि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो सहयोगिन जो है विभक्ति होती है तृतीया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। तो आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप हो जाएगा, ऑप्शन बी, आत्मभ्य। अगला प्रश्न, अस्मत् शब्द का तृतीया बहुवचन क्या होगा? तो अस्मत् शब्द का तृतीया जो है बहुवचन होता है अस्माभि, ऑप्शन डी, मया अवाभ्याम अस्माभि। अगला प्रश्न, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा? तो हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन होगा हरिषु। अगला प्रश्न, हरिणा हरिभ्याम हरिभि किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है? तो जवाब हो जाएगा तृतीया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो इदम शब्द जो है स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप में हो जाएगा अनया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हंस धातु में लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पट धात परस्मैपदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा पठिष्यामि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा छात्र 2 पुस्तकों क्रीत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है रीति धन अनुसार के बाद संधि क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा रीत्यानुसार, ऑप्शन जो है डी। अगला प्रश्न, भाषा बहुपरिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। तो ये पंक्तियां जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं, ऑप्शन डी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा यूनिक प्रज्ञान सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।